नमस्कार दोस्तों, संसार पीसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दिल्ली वंश के दूसरे शासक खिलजी वंश और तीसरी शासक तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। रखी तो चलिए दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश से शुरू करते हैं। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। और ये मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक सिर्फ 30 साल, है ना? हाँ बिल्कुल, केवल 30 वर्षों का शासनकाल था। तो इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 को। हाँ, उसने गुलाम वंश के आखिरी शासक कयूमर्स की हत्या की थी। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जलालुद्दीन जब सुल्तान बना तो उसकी उम्र 70 साल थी। 70 साल, वो तो दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक हुआ फिर। बिल्कुल, और उसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। तो जलालुद्दीन के शासनकाल में कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई, जैसे 1290 में वो कड़ा का सूबेदार था मलिक छज्जू, उसका विद्रोह हुआ था। हाँ, और उसने उस विद्रोह को दबाया। फिर 1291 में उसने रणथंबोर का अभियान भी किया, लेकिन वो किला जीत नहीं पाया था, है ना? उसकी मजबूती देखकर वापस लौट आ गया था। सही। उस समय वहां हमीर देव शासक था और 1292 में एक मंगोल आक्रमण भी हुआ था अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में, जिसे उसने विफल कर दिया। बिल्कुल, लेकिन उसने एक सूफी संत थे सिद्धि मौला, उनको मृत्यु दंड दिया था। अच्छा, वो क्यों? उसे शक था कि वो उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। और फिर आता है उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, 1296 में देवगिरी अभियान। हाँ, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसे वहां से बेहिसाब दौलत मिली, मतलब अपार धन, जिसे उसने सुल्तान से छुपा लिया। बिल्कुल। और जब जलालुद्दीन इस बारे में बात करने के लिए उससे मिलने कड़ा गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी। हाँ, और खुद अगला सुल्तान बन गए। तो खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। बिल्कुल, 90% प्रश्न यहीं से आते हैं। वो 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बचपन का नाम अली और गुरशस्प था, है ना? जी, अली तथा गुरशस्प। और उसने अपने सिक्कों पर एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर एसानी, यानी दूसरा सिकंदर। हाँ, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। वो तो एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन चलाया नहीं। नहीं, उलेमाओं मतलब जो मुस्लिम विद्वान थे, उनके कहने पर उसने विचार छोड़ दिया। अच्छा, तो उसके सुधारों की बात करते हैं। सबसे पहले तो सेना में उसने बहुत बदलाव किए। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने पहली बार सेना को नकद वेतन देना शुरू किया और एक स्थायी सेना, एक स्टैंडिंग आर्मी की नींव रखी। ये बहुत बड़ा कदम था। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसे दाग कहते हैं, हाँ, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, जिसे चेहरा कहा गया, ये दोनों प्रथाएं उसने शुरू की। बिल्कुल। फिर उसने भू राजस्व कर को भी बढ़ा दिया, सीधा उपज का 50% कर दिया। 50%? ये तो बहुत ज्यादा था। हाँ, और लूट का जो धन होता था यानी हम्स, उसमें भी सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। अच्छा, उसके 4 प्रमुख सेनापति भी थे ना? हाँ, उलोक खान, नुसरत खान, जफर खान और मलिक काफूर। हाँ, मलिक काफूर। उसे तो 1000 दिनारी भी कहा जाता था। सही, क्योंकि उसे गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण भी तो अलाउद्दीन के समय ही हुए। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और 1299 में जो कुतलुक ख्वाजा के खिलाफ युद्ध हुआ था, उसमें उसका सेनापति जफर खान मारा गया था। बिल्कुल, ये सवाल भी अक्सर आता है। अपने खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश भी जारी किए थे। जी, पहला तो था एक बहुत मजबूत गुप्तचर प्रणाली की स्थापना करना। दूसरा था अमीरों के आपसी मेलजोल और जो शादियां होती थी उन पर रोक लगाना। हाँ, और तीसरा शराब और भांग जैसे जितने भी मादक पदार्थ थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा ये था कि जो भी भूमि अनुदान में दी गई थी वो सब वापस ले ली गई और अमीरों की जो भी अतिरिक्त संपत्ति थी उसे भी जब्त कर लिया गया। चलिए अब उसके सैन्य अभियानों पर आते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। हाँ, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत के जो राज्य थे जैसे गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, इनको तो जीतकर उसने सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। सही। और चित्तौड़ अभियान रानी पद्मावती की वजह से बहुत प्रसिद्ध है, जहां राजा रतन सिंह की हार के बाद रानी ने जौहर कर लिया था। बिल्कुल, लेकिन दक्षिण भारत के जो अभियान थे उनका नेतृत्व किया मलिक काफूर ने, और उनका उद्देश्य अलग था। क्या उद्देश्य था? वहां राज्यों को जीतना नहीं था, असल मकसद था धन लूटना और अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। अच्छा, जैसे
देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, उन्होंने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी। हाँ, कर ली थी, और अलाउद्दीन ने खुश होकर उसे राय रायन की उपाधि भी दी। तेलंगाना और होयसल राज्यों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। हाँ, उन्होंने भी, लेकिन एक राज्य था जिसने नहीं की। पांड्य राज्य। सही, वहां का शासक वीर पांड्य कभी हाथ नहीं आया। तो ये दक्षिण का एकमात्र राज्य था जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपनी इतनी विशाल सेना के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए ही अलाउद्दीन वो बाजार नियंत्रण नीति लेकर आया था। हाँ, उसका मुख्य उद्देश्य महंगाई को रोकना ही था। उसने 4 तरह के बाजार भी स्थापित किए थे। जी, मंडी जो अनाज के लिए थी, सराय ए अदल कपड़ों और जड़ी बूटियों के लिए, फिर घोड़ों और मवेशियों का बाजार, और एक सामान्य बाजार। और हर वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के आधार पर तय कर दिया गया। बिल्कुल, और बाजार पर नियंत्रण के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया, शहनाए मंडी। और सजा बहुत कठोर थी, खासकर नापतौल में बेईमानी करने पर। बहुत ज्यादा। आदेश था कि कोई दुकानदार जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा। अच्छा, उसकी कुछ निर्माण कार्यों की भी बात कर लेते हैं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया, जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल, और सीरी का किला और 1000 खंबा महल भी उसी ने बनवाया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद तो खिलजी वंश का पतन बहुत तेजी से हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। मलिक काफूर ने उसके 6 साल के बेटे शिहाबुद्दीन को सुल्तान बना दिया। लेकिन अलाउद्दीन के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने उसने मलिक काफूर और शिहाबुद्दीन दोनों की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 1320 तक रहा, उसने खलीफा के पद को मानने से इनकार कर दिया था, है ना? हाँ, और न सिर्फ इनकार किया बल्कि स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। और ये भी कहते हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बिल्कुल नहीं था। वो कभी कभी दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर या फिर निर्वस्त्र ही आ जाता था। तो इसका अंत कैसे हुआ? 1320 में उसके ही प्रधानमंत्री खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी और खुद नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। हाँ, तो खुसरो शाह ही खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जो कुछ ही महीने शासन कर पाया। जी, बस कुछ ही महीने, जिसके बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई। तो चलिए तुगलक वंश के संस्थापक से शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की शुरुआत होती है। जी, जिसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। और ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था, है ना? बिल्कुल, लगभग 94 साल। इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। गाजी मलिक? हाँ, जो बाद में गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। अच्छा, तो गयासुद्दीन तुगलक ने आते ही क्या सुधार किए? देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अच्छा, वो नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और उसने डाक व्यवस्था को भी श्रेष्ठ और कह सकते हैं कि काफी तेज बनाया। और आर्थिक सुधार, क्या उसने टैक्स वगैरह में कोई बदलाव किया? हाँ, ये उसका सबसे बड़ा कदम था। उसने लगान की दर उपज का सिर्फ 1/10 या 1/12 हिस्सा तय की। ये तो बहुत ही कम है। बहुत कम। साथ ही उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीरों से जमीनें छीनी थीं, वो उन्हें वापस लौटा दी। मतलब उसने एक तरह से सबको खुश करने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन वो खिलजी की अच्छी नीतियों का प्रशंसक भी था। उसने घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को बहुत प्रभावी ढंग से जारी रखा। उसके सैन्य अभियानों के बारे में बताइए। उसके बेटे जौना खां के नेतृत्व में तेलंगाना पर विजय प्राप्त की गई। यही जौना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, है ना? जी, बिल्कुल वही। और मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की गई। लेकिन उसकी सबसे चर्चित कहानी तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से जुड़ी है। हाँ, वो एक बहुत मशहूर किस्सा है। हुआ क्या था? जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसने औलिया साहब को एक संदेश भेजा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दो। और इसके जवाब में औलिया ने वो प्रसिद्ध वाक्य कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और सच में दिल्ली उसके लिए दूर ही रह गई। मतलब? दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले तुगलकाबाद के पास अफगानपुर में एक लकड़ी का महल उसके ऊपर गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। हाँ, 1325 में। और माना जाता है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था, जिसे उसी के बेटे जौना खान ने रचा था। जी, उसका मकबरा आज भी तुगलकाबाद में है। तो गयासुद्दीन के बाद उसका बेटा जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। हाँ, और वो दिल्ली के सुल्तानों में सबसे विद्वान और पढ़ा लिखा था। लेकिन हाँ। फिर भी उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? उसकी योजनाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती थीं, पर असल में पूरी तरह से असफल रहीं।
कुल कितनी योजनाएं थी उसकी? उसकी 5 प्रमुख योजनाएं थी जो उसकी असफलता का कारण बनी। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहली योजना क्या थी? पहली थी दोआब में कर वृद्धि। उसने सोचा कि गंगा यमुना का जो उपजाऊ क्षेत्र है वहां टैक्स बढ़ाकर राज्य की आय बढ़ाई जाए। सोच तो ठीक थी। हाँ, पर उसकी किस्मत खराब थी। जिस साल उसने टैक्स बढ़ाया उसी साल वहां भयानक अकाल पड़ गया। ओहो। किसानों ने विद्रोह कर दिया। बाद में स्थिति सुधारने के लिए उसने दीवाने अमीर को ही नाम का एक कृषि विभाग बनाया और किसानों को कर्ज भी दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरी योजना? राजधानी बदलना। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा, वहां शिफ्ट कर दी। दिल्ली से दौलताबाद? पर क्यों? एक तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए और दूसरा दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए। पर ये योजना भी पूरी तरह असफल रही और उससे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। जी बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं उसकी सबसे कुख्यात योजना पर, सांकेतिक मुद्रा। हाँ, टोकन करेंसी। उसने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। जी, आइडिया बहुत अच्छा था, पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? उसने सिक्कों की नकल रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय ही नहीं किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर घर में नकली सिक्के बनने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई होगी। पूरी तरह से। अंत में उसे अपने खजाने से असली चांदी के सिक्के देकर वो नकली सिक्के वापस लेने पड़े। कमाल है। और चौथी और पांचवी योजनाएं? वो थी खुरासान और कराचिल के सैन्य अभियान। अच्छा। ईरान के खुरासान में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। 3,70,000? हाँ, और उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन भी दे दिया। लेकिन अंत में उसने हमला करने की बजाय खुरासान के शासक से संधि कर ली। उसने उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील अभियान पर भेज दिया। ये तो एक तरह से आत्मघाती मिशन हुआ। बिल्कुल। ज्यादातर सैनिक रास्ता भटकने या आपस में लड़कर ही मर गए। इब्न बतूता के अनुसार केवल 10 अधिकारी ही वापस लौटे। आपने इब्न बतूता का जिक्र किया, वो तो उसी के समय भारत आया था ना? जी, प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और उसी के शासनकाल में दक्षिण में एक बड़े साम्राज्य की भी स्थापना हुई। हाँ, 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, तब इतिहासकार बदायूनी ने एक बहुत मशहूर बात लिखी थी। हाँ, उन्होंने लिखा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। जी। उसे अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। अच्छा, सल्तनत काल का अकबर। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और केवल 4 कर लगाए। कौन कौन से? पहला खराज यानी लगान। दूसरा खुम्स, जो युद्ध में लूटे गए माल पर कर होता था। ठीक है। तीसरा जजिया, जो गैर मुसलमानों पर था। और चौथा ज़कात, जो मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था। और कहते हैं कि वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। जी, ये सच है। उसने किसानों के कर्ज माफ कर दिए और जो कठोर सजाएं थीं उन्हें खत्म कर दिया। उसने कई लोक कल्याणकारी विभाग भी स्थापित किए हैं ना? हाँ बिल्कुल। दासों के लिए उसने एक अलग विभाग दीवाने बंदगान बनाया। कहते हैं उसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। 1,80,000? जी। उसने दारुल शफा नाम से एक राजकीय अस्पताल भी खुलवाया जहां मुफ्त इलाज होता था। और नहरों का भी निर्माण करवाया। हाँ, और जो किसान इन नहरों का उपयोग करते थे उन पर हक़े शर्ब नाम का एक सिंचाई कर लगाया जाता था। बनाने की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या हुआ? उसके उत्तराधिकारी कैसे थे? बहुत कमजोर। तो वंश का पतन शुरू हो गया। हाँ, इस वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह। उसके बारे में कहा जाता है कि उसका शासन बहुत ही छोटे से इलाके में सिमट गया जी, था। व्यंग में कहा जाता था शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा 1398 में, तैमूरलंग का आक्रमण। हाँ। नसीरुद्दीन महमूद शाह तो गुजरात भाग गया और तैमूर ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। बहुत बुरी तरह। और यहीं से तुगलक वंश का पतन निश्चित हो गया। और 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया।